दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है दुगड्डा के आदमखोर बाघ की। इस कहानी के अभी तक 16 एपिसोड हो चुके हैं और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ 17वां एपिसोड। दोस्तों, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये घटनाक्रम बहुत लंबा है। जाना तो ये करीब 20 एपिसोड तक था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कम कर सकूँ। लेकिन भैया 18 एपिसोड तो बनेंगे बनेंगे। दोस्तों, लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा सा उजाला कम हो रहा होगा। कहानी सुनिए। कहानी के पिछले भाग में मैंने बताया था कि इस बाघ प्रभावित पूरे एरिया को 9 अलग अलग जोन में बांट दिया गया था और हर जोन में एक शिकारी को उसका संचालक बनाकर तैनात कर दिया गया था। साथ ही मैंने बताया था कि वन्य जंतु प्रतिपालन विभाग ने भी अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को, अपने कुछ कर्मचारियों को ये चेक करने के लिए तैनात कर दिया था कि आदमखोर बाघ के धोखे में किसी सामान्य बाघ मतलब किसी पशु भक्षी बाघ को ना मारा जा सके। इसके अलावा जिलाधिकारी साहब ने एक अपील भी जारी करी थी, जिसमें उन्होंने गांव वालों को सावधान रहने और सतर्कता बरतने के लिए कहा था कि भाई आप लोग बिल्कुल अलर्ट रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी तरह की लापरवाही घातक हो सकती है। तो इस तरह की एक अपील करी थी। तो दोस्तों, चलते हैं घटनाक्रम में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए। फालतू पिछली कहानी को दोहरा करके अब फ़ायदा नहीं है। 16वें एपिसोड को ज़रूर देख लीजिएगा और 16वां देखेंगे तो 15वां, फिर 14वां, इस तरह से यानी कि आप 1 से शुरू करें 16 तक देख लें। दोस्तों, अब तक ये आदमखोर अपनी चालाकी, अपनी शातिरता और अपनी क्रूरता के लिए पूरी दुनिया में चर्चित हो चुका था। इसकी गतिविधियों के जो चर्चे थे वो देश की लगभग सभी भाषाओं की पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से छप रहे थे। सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों की के भी जो मेन समाचार पत्र थे या जो मेन मैगजीन्स थी, उनमें भी इसके बारे में छापा जा रहा था। मतलब ये साहब विदेशों तक अपनी धाक जमा चुके थे। इन दिनों स्टार पेपर मिल्स सहारनपुर ने 2,500 रुपये आदमखोर को मारने वाले शिकारी को एक इनाम के रूप में देने की बात करी, मतलब दिए उन्होंने। और 2,500 रुपये आदमखोर के शिकार अभियान के संचालन के लिए डीएम साहब को, यानी कि जिलाधिकारी जोसेफ साहब को दिए। मतलब टोटल 5,000 रुपये सहारनपुर पेपर मिल्स वालों ने दिए कि इसको भैया निपटाओ। 9 मार्च 1978 को कांडाखाल में, याद होगा आपको, उडल गांव के शिकारी मंगल सिंह जी की ऐसे ही बुद्धि सिंह जी के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, जो सहायक वन जंतु प्रतिपालक थे। तब उन्होंने बुद्धि सिंह जी को बताया कि बागी गांव में जो महिला मारी गई थी, उर्मिला, 14 फरवरी की रात को, तो उसकी लाश को खाने के लिए 15 फरवरी की रात आदमखोर नहीं आया। थैंक गॉड, लाइट आ गई। मैंने बताया ना, उर्मिला को 14 फरवरी की रात को बाघ ने मार दिया था। और बल्कि बड़े स्कूल के नज़दीक जो पानी की गूल थी, वो स्कूल जिसमें मंगल सिंह जी राइफल लेके बैठे हुए थे, उसके किनारे की पगडंडी में तेज़ी से दौड़ता हुआ, फुल गैलअप करता हुआ, वो ये दुगड्डा कांडी रोड पर जो गैड्डा गधेरा था, उसके पुल की ओर चला गया था। तो ये पिछले उसमें आपको याद होगा मैंने बताया था। मंगल सिंह जी की बात सुनकर बुद्धि सिंह जी के दिमाग में ये विचार आया कि हो सकता है कि आदमखोर जो है बड़ेथ गांव की ओर से बागी, गुड़खिल या दूनी की ओर इसी पगडंडी से अपना आना जाना करता होगा। गयड्डा गधेरे का जो पुल था, वहाँ से अलग अलग पगडंडियाँ, मतलब एक बागी गांव को, एक गुड़खिल गांव और एक दूनी गांव के लिए वहाँ से पगडंडियाँ कट जाती थी। बुद्धि सिंह जी ने अपने गजेंद्र सिंह चतुर्वेदी जी, जो वन्य जंतु प्रतिपालक थे और बड़े मुख्य किरदार हैं इस कहानी के, चतुर्वेदी जी, हर एपिसोड में इनका नाम आया हुआ है, इनके साथ विचार विमर्श किया और कांडा गांव के नज़दीक उस पिंजरे को उठवा लिया, जो पिंजरा 16 अप्रैल 1977 को वहाँ रखवाया गया था। अब उसे वहाँ से उठवा कर ये यहाँ लाया गया और गयड्डा गधेरे के पुल के नीचे इसको रखवा दिया गया।
कांडा गांव में आदमखोर बाघ अपने शिकार की तलाश में जो है वो कई बार घरों के दरवाज़ों को तोड़ने की कोशिश कर चुका था। बहुत कोशिश करी थी उसने, कईयों के दरवाजे भड़बड़ा दिए थे। हालांकि उसमें वो सफल नहीं हो पा रहा था क्योंकि लोग बहुत सावधानी बरत रहे थे और दरवाज़ों को अंदर से बंद करने के बाद उसमें भारी सामान वगैरह भी लगा देते थे, जैसे बड़े संदूक या कुछ भारी भरकम सामान रखवा देते थे, जिससे आदमखोर दरवाज़ा खोल या तोड़ ना पाए। लेकिन एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी यार कि आदमखोर ने कभी भी किसी पिंजरे में बंद बकरी को मारने की कोशिश नहीं की। जो पिंजरे में जो बकरी रखी जाती थी उसको मारने की कोशिश नहीं की। अगर उसने ऐसा किया तो शायद वो बहुत पहले ही पिंजरे में कैद हो चुका होता। हालांकि वो पिंजरे के चारों ओर आता था, घूमता था, चक्कर लगाता था। वो बाघ के पंजों के निशान पिंजरे के चारों तरफ मिलते थे, चक्कर तो वो लगाता था, लेकिन वो छठी इंद्री उसकी कुछ काम कर जाती थी। वो समझ जाता था कि इसमें भैया हमला करना अपनी कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो वो पिंजरे के अंदर नहीं जाता था। आदमखोर की इस चालाकी को ध्यान में रखते हुए पिंजरे को जो है गयड्डा गधेरे के पुल के नीचे रखवा दिया। उसके बाद श्री चतुर्वेदी जी और श्री बुद्धि सिंह जी ने इस पिंजरे में जो गार्ड नियुक्त था, वो जगमोहन सिंह, उसको आदेश दिया कि वो हर शाम बकरी को पिंजरे के छोटे वाले हिस्से में बंद कर दे और बड़े वाले हिस्से का गेट खोलने के बाद पिंजरे को पत्थरों से, पत्तों से, टहनियों से और सूखे उससे, मतलब इस तरह से, कुछ इस तरह से ढक दे कि वो पिंजरा किसी गुफा की तरह दिखाई पड़े। ऐसा दिखाई पड़े जैसे कोई खो हो, पिंजरा दिखाई ना पड़े। तो वो वैसे ही कर देता था। एक दूसरा पिंजरा वन्य जंतु रक्षक श्री अयोध्या प्रसाद यादव जी, हाँ, उनकी देखरेख में दूड़ी गांव के पास रखवा दिया गया था। दो पिंजरे जो मेरी नॉलेज में है वो ये थे। उत्तर प्रदेश शासन ने आदमखोर को मारने के लिए जहर का प्रयोग करने का भी विचार किया। एक योजना बनाई कि भैया आदमखोर द्वारा जो मनुष्य या पशु जो भी मारे जा रहे हैं उनकी बॉडी में जहर मिला दिया जाए, जिससे कि वो बाघ उस बॉडी को खाए तो वो जहर से मर जाए। तो पोटेशियम साइनाइड के कुछ छोटे पैकेट जहर के सहायक वन संरक्षक श्री महेंद्र सिंह जी को दे दिए गए, ताकि कहीं भी कोई भी ऐसी घटना हो जाए तो वो वहाँ जाएं और लाश को मैं जगह जगह जहर लगा दें, जहर उसको जहर युक्त कर दें, उसके ऊपर जहर फैला दें या वो छोटी पुड़ियाएँ डाल दें, जैसे रुद्रपुर के आदमखोर के मामले में किया गया था, उसी तरह से इसमें भी किया जाए। मतलब लाश में जगह जगह जहर मिला दें, उसको जहर युक्त कर दें। इधर गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड कोटद्वार, उन्होंने भी आदमखोर को मारने वाले शिकारी के लिए 1000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा कर दी। अब आदमखोर के शिकार के पुरस्कार की जो राशि थी वो कुल 6500 रुपये हो गई। दोस्तों ये 70 के दशक की बात है, तो सोचिए 6500 7000 रुपया उस टाइम में कितनी बड़ी रकम हुआ करती थी। राशि शब्द छोटा है, रकम थी, मतलब बहुत पैसा। तो काफ़ी बड़ा इनाम इसके लिए हो चुका था। 13 मार्च 1978 की सुबह उड़ल गांव में लोगों ने अपने घरों के चारों ओर वो राख बिखेर देते थे। मैंने बताया था ना कि डीएम साहब का आदेश था कि सब घरों के बाहर राख वाख बिखेर दिया जाए, जिससे अगर बाघ आए तो उसके पंजों के निशान दिखाई पड़े, क्योंकि इन सब गांवों के आसपास की ज़मीन पथरीली हुआ करती थी। तो ये उड़ल गांव में दिखाई पड़े। अब इस बात की जब सूचना दी गई तो तहसीलदार शशि शेखरानंद जी, कानूनगो आनंद सिंह नेगी जी और पटवारी आनंद प्रकाश बलोदी जी उड़ल गांव के में आए और उन्होंने आसपास के जो उसके जंगल थे वहाँ पे हाका वगैरह लगवाया, लेकिन आदमखोर नहीं मिला। आदमखोर वहाँ से कहीं और निकल चुका था। इन जंगलों में आदमखोर नहीं था। अगर होता तो हाके में निकलता। 13 मार्च 1977 को अपने इमाम साहब भी दुगड्डा पहुँच गए, बिहार वाले, हजारीबाग वाले। यहाँ पहुँचकर उन्हें पता चला कि आदमखोर के शिकार अभियान का जो संचालन है वो जिलाधिकारी गढ़वाल, डीएम साहब मतलब जोसेफ साहब
उनके द्वारा किया जा रहा है। 14 मार्च को इमाम साहब अपने और अपने अमेरिकी मित्र, अपने क्लाइंट हंटर वायलर की शिकार की अनुमति लेने के लिए जिलाधिकारी साहब से मिले, लेकिन जिलाधिकारी साहब ने कहा कि वो कॉमर्शियल हंटिंग यानी कि कॉमर्शियल शिकार के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। वो हंटर वायलर को आदमखोर के शिकार की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि इमाम साहब अपने अमेरिकी क्लाइंट वायलर से इस शिकार को करने की फीस लेंगे, यानी कि पैसा लेंगे उससे। तो ये एक तरह का जो है कॉमर्शियल शिकार हो जाएगा, व्यावसायिक शिकार हो जाएगा। इसलिए वो वायरल साहब को किसी भी हालत में इस आदमखोर बाघ को मारने की अनुमति तो नहीं देंगे। ये डीएम साहब ने अपना पक्का एक प्लान कर लिया, मतलब अपना विचार स्पष्ट कर दिया, जी मैं नहीं दूंगा। अब ये एक और बड़ा बवाल तैयार हो गया। एक तो पहले से ही दो विभागों के दृष्टिकोण में प्रॉब्लम थी, मतभेद थे। अब दूसरा वायलर साहब को शिकार की अनुमति ना मिलना, ये एक और बवाल। इमाम साहब ने अपनी बात रखी, भाई जिलाधिकारी साहब के सामने अपना तर्क रखा कि वो पिछले 20 सालों से पर्यटन विभाग और विदेश विभाग की अनुमति और सहायता से विदेशी शिकारियों को यहाँ बुलवाते हैं और यहाँ बुलवा के वो शिकार करवा रहे हैं, और इससे जो है देश को बहुत सारा विदेशी रकम मिलती है, तो देश की इनकम होती है। साथ ही उन्होंने ये भी तर्क दिया कि जैसे आप और अन्य सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने काम करने का नियमित रूप से वेतन लेते हैं, तनख्वाह सैलरी वगैरह लेते हैं, इसी तरह से वो भी शिकार अभियानों के संचालन की व्यवस्था और उनके द्वारा जो मेहनत होती है उसके लिए विदेशी शिकारियों से पैसे लेते हैं। तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है? इसमें तो कोई आपत्ति की बात है ही नहीं, और आपने तो मना बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। लेकिन जिलाधिकारी साहब कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने इमाम साहब की सभी तर्कों को, जितनी बातें इमाम साहब ने रखी, सबको जो है अनसुना कर दिया और हंटर वायलर को शिकार की परमिशन नहीं दी तो नहीं दी। इमाम साहब यूपी के मुख्य जंतु प्रतिपालक श्री विजय बहादुर सिंह जी, जो लखनऊ में बैठते थे, उनकी रिक्वेस्ट पर दुगड्डा आए थे। उन्होंने, मतलब इमाम साहब ने हजारीबाग से दुगड्डा की यात्रा के दौरान 8 मार्च 1978 को ये आदमखोर शिकार का जो परमिट था, इसको लेने के लिए लखनऊ के मुख्य जंतु प्रतिपालक से मुलाकात की। भाई परमिट लेना है तो उनसे मिले वो। तब उन्होंने इनको बताया कि उनका और हंटर वायलर साहब का जो पुराना परमिट था, जब ये पहली बार आए थे, वो जो परमिट था वो इनको 15 अप्रैल 1977 में बना था, 77 में। उसकी जो वैधता थी अभी भी जारी है। अब इमाम साहब को जब ये पता चला तो उन्होंने लखनऊ से केबल करके ये सूचना हंटर वायलर को भेज दी। हंटर वायलर साहब का शिकार परमिट वैध होने के बावजूद जिलाधिकारी द्वारा उनको मना कर दिया जाना, या मतलब ये आदमखोर के शिकार की अनुमति ना दिए जाने से जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, अब ये तो प्रॉब्लम ही हुई ना यार। तो उसके संबंध में इमाम साहब 14 मार्च 1978 को कुछ सीनियर ऑफिसर्स से बात करने के लिए लखनऊ रवाना हो गए। दुगड्डा से अपना लखनऊ आ गए। 25 मार्च 1978 की रात को आदमखोर के धोखे में एक शिकारी रमेश चंद्र ने अलमाडू गांव में एक प्रेग्नेंट मादा लगड़ बग्गे को गोली मार दी थी, जिसमें वो मर गई। ये जो लकड़बग्गा, जो मादा लगड़बग्गा थी, इसका भी एक कैनाइन दांत टूटा हुआ था। तो एक बार फिर से पूरे क्षेत्र में अफवाह फैल गई कि आदमखोर मारा गया। पत्रकारों ने इस बार फिर से वही गलती दोहराई। इस बार भी बिना इस अफवाह की सच्चाई को जांचे परखे
अपने समाचार पत्रों में ये समाचार भेज दिया कि दुगड्डा का जो कुख्यात आदमखोर है वो मारा गया। इधर आकाशवाणी मतलब रेडियो ने भी आदमखोर के मारे जाने के समाचार की, इस न्यूज़ की पुष्टि कर दी कि हाँ, उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ, आदमखोर मारा गया। उन्होंने भी सच्चाई की जांच करना जरूरी नहीं समझा, जो कि सरासर गलत है। किसी भी समाचार पत्र, रेडियो या टीवी में, किसी में भी हो, वो सच्चाई यार बतानी चाहिए। कोई भी समाचार बिना सच्चाई को जाने प्रसारित नहीं करना चाहिए। लेकिन गलती तो हो ही गई थी, खबर तो उड़ गई थी कि भाई, अफवाह उड़ गई थी कि आदमखोर मारा गया। खैर, पशु चिकित्सालय कांडाखाल में जब डॉक्टर आनंद प्रकाश डबराल ने इस लकड़बग्गे की लाश का पोस्टमार्टम किया तो इसके गर्भ में पल रहे 3 बच्चे उन्हें मिले लकड़बग्गे के, और ऐसे कोई प्रमाण भी नहीं मिले कि जिससे ये साबित हो कि ये लकड़बग्गा जो है आदमखोर है। तो फिर जिलाधिकारी साहब ने आदमखोर के मारे जाने के समाचार का एक विज्ञप्ति प्रसारित करके खंडन किया कि अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आदमखोर जिंदा है, नहीं मारा गया है, ये जो मारा गया ये लकड़बग्गा था, जो भी था सब। उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी करके पूरे क्षेत्र को दोबारा से सही सूचना दी कि भाई, जिसे आदमखोर समझा जा रहा है वो एक लकड़बग्गा है। तो मतलब उन्होंने एक पूरे एरिया में सही खबर दोबारा से अपनी विज्ञप्ति के थ्रू पहुंचा दी लोगों तक। 17 मार्च 1978 को इमाम साहब तो लखनऊ में थे, लेकिन हंटर वायरर अमेरिका से दुगड्डा पहुंच गए। यहाँ पहुंच के उन्हें इमाम साहब के कर्मचारियों ने बताया कि इमाम साहब और जिलाधिकारी के बीच कुछ विवाद चल रहा है आपको लेकर के। हंटर वायलर टूरिस्ट वीज़ा में तो भारत आए नहीं थे, टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं आए थे, बल्कि उनको जो है वॉशिंगटन में जो भारतीय दूतावास था उसने भारत के विदेश मंत्रालय के आदेशों पर, विदेश मंत्रालय ने जो आदेश भारतीय दूतावास को दिया, उस आदेश पर गढ़वाल के आदमखोर को मारने के लिए एक स्पेशल एंट्री वीज़ा दिया था। वो स्पेशल वीज़ा था। 12,000 मील की लंबी यात्रा के बाद हंटर वायलर एक यहाँ आ गए और एक दिन तो उन्होंने आराम किया। फिर अगले दिन अपनी भारत यात्रा से संबंधित सभी परमिटों के वैध होने के कारण वो आदमखोर के शिकार के इरादे से घोटा गांव के गंभीर सिंह जी और दुगड्डा के प्रकाश जी को लेकर 12 किलोमीटर दूरी तो उन्होंने बस से तय करी, और उसके बाद करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर वो तिमली गांव पहुंच गए। यहाँ के एक स्कूल में उन्होंने अपना कैंप लगाया और चारे के रूप में बांधने के लिए एक बकरी और एक कटरा खरीद लिया। अब उन्होंने एक टोपोग्राफिक मैप पर आदमखोर द्वारा हमला किए गए, जहाँ पर हमले किए गए थे या जहाँ पे जो लोग मारे गए थे, उन सभी स्थानों पर निशान लगा दिए उस मैप पर। और ये सब करने के बाद वो इस डिसीजन में पहुंचे कि आदमखोर 7 से 10 दिन की टाइम में, मतलब अवधि में 500 वर्ग मील का जो क्षेत्र, जो उसकी टेरिटरी है, उसका वो एक लंबा चक्कर लगाता है। मतलब उसको ये लंबा चक्कर लगाने में 7 से 10 दिन लगते हैं। उधर इमाम साहब ने वन्य जंतु प्रतिपालन विभाग के बड़े अफसरों के सामने इस बात को रखा कि गढ़वाल के जिलाधिकारी अमेरिका से आए हुए शिकारी हंटर वायलर को आदमखोर के शिकार की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जबकि उनके सारे पेपर वैध हैं। इस बात कर सुनकर जो अधिकारी थे, जो अफसर थे, उन्होंने इस बात को तो स्वीकार किया कि हंटर वायलर के परमिट वैध होने के कारण उनको किसी भी कानून के अनुसार तो शिकार से नहीं रोका जा सकता है। लेकिन जो डीएम साहब हैं, जो जिलाधिकारी साहब हैं, उनके
निर्णय जो ले रहे हैं उसके विरुद्ध भी वो लोग कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने भी असमर्थता अपनी दिखा दी। अब इमाम साहब बड़े परेशान, तो वो इस समस्या के संबंध में यूपी के वन मंत्री से मिले। तो मंत्री जी ने उन्हें इस मामले की सही छानबीन करके उचित कार्रवाई करने का एक आश्वासन दे दिया कि भाई हम कार्रवाई करेंगे, छानबीन करेंगे, जो भी होगा बताया जाएगा आपको। इसके बाद इमाम साहब लखनऊ से दुगड्डा वापस आ गए और तिमली गांव में हंटर वायलर साहब को मैसेज पहुंचाया कि वो दुगड्डा वापस लौट के आ जाएं। लेकिन हंटर वायलर ने मैसेज लाने वाले के हाथ एक जवाबी मैसेज भेज दिया कि जब तक ये विवाद का निपटारा नहीं हो जाता है तब तक वो जो है तिमली गांव में ही रहेंगे, वो तिमली गांव नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपना मंतव्य जो था वो क्लियर कर दिया, उन्होंने अपनी बात रख दी कि भाई मैं नहीं छोड़ूंगा तब तक। 21 मार्च 1978 को इमाम साहब ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, इन सबको शिकायती तार भेज दिए। और दोस्तों मेरे ख्याल से तो यार ये पहला ऐसा अवसर रहा होगा, पहला ऐसा मौका होगा जिसमें एक आदमखोर बाघ के शिकार के लिए पीएमओ तक को खबर भेजी गई हो। पीएमओ को, मतलब दुगड्डा का आदमखोर, इसकी पीओ में खबर भेजी जा रही है। और इमाम साहब ने जो तार भेजा उसका जो प्रारूप था वो कुछ इस तरह से था, वो आप सुनिएगा। वन्य जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार प्रदेश के वन्य जंतु प्रतिपालन विभाग से परमिट प्राप्त शिकारी को ही किसी वन्य जंतु के शिकार का अधिकार होता है, जो सच्चाई है। किंतु गढ़वाल में इस अधिनियम का खुला उल्लंघन हो रहा है। एक ओर तो अवैध शिकारियों द्वारा कई बाघों और वन्य पशुओं को मारे जाने पर भी जिला प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दूसरी ओर प्रदेश के मुख्य वन्य जंतु प्रतिपालक से जिन शिकारियों के पास परमिट है, जैसे हंटर साहब, उनको जिलाधिकारी द्वारा आदमखोर के शिकार की अनुमति नहीं मिल पा रही है। अब ये मुख्य वन जंतु प्रतिपालन और राजस्व विभाग के बीच का जो झगड़ा चला था उसको मतलब ला रहे हैं यहाँ पे। इस गंभीर अनियमितता को समाप्त करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी आवश्यक है। ये उन्होंने मैसेज, मतलब ये उन्होंने हर जगह, इतनी डिपार्टमेंटों में, पीएमओ में, हर जगह ये उन्होंने भेज दिया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव एनडी जयाल ने इमाम साहब के तार की प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश शासन को भेजते हुए निर्देश दिया कि दुगड्डा के आदमखोर का अंत वन्य जंतु संरक्षण अधिनियम 72 के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए और किसी भी अवैध शिकारी द्वारा किसी भी वन्य पशु को मारे जाने पर जिला प्रशासन को रोक लगानी चाहिए। तो उन्होंने राजस्व विभाग के लिए ऑर्डर जारी कर दिया कि भाई ये सब नहीं चलेगा। इमाम साहब तो सरकारी कागजों में ही उलझे हुए थे कि उन्हीं दिनों ये अफवाह बहुत तेज़ी से सर्कुलेट हो गई, बहुत तेज़ी से अफवाह फैल गई कि कैतकी गांव में एक अवैध शिकारी द्वारा जो बाघ मारा गया। मैंने बताया था ना कैतकी गांव वाली घटना, 16वें में या 15वें में एपिसोड में है, वही असली आदमखोर बाघ है। यार पिछले एपिसोड में मैं बता चुका हूँ इस पूरी घटना को, खैर जो भी हो। और इस अफवाह को सच मानकर कई शिकारी तो वापस अपने अपने घरों को लौट चुके थे। उन्होंने कहा यार वो मार दिया गया है, चलो वापस चलो। इसी दौरान इमाम साहब को खबर मिली कि कोली गांव के श्री जगदीश प्रसाद जी की गाय को बाघ ने मार डाला, एक और किल कर दिया है। इमाम साहब ने एक शिकारी राजपाल सिंह तोमर को अपने साथ लेकर वो कोली गांव की ओर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गाय का निरीक्षण किया, सब चेक किया, तो उन्होंने देखा कि गाय के गले में एक साबुत
और 3 टूटे हुए कैनाइन दांतों के निशान मौजूद थे। लाइट फिर चली गई। तो ये बात क्लियर थी कि गाय को आदमखोर ने ही मारा है। भाई, एक कैनाइन साबुत और 3 टूटे हुए, वो तो इन लोगों ने ही इस चीज़ को डिक्लेयर किया था। इमाम जब पहली विजिट में आए थे कि आदमखोर का एक साबुत है, 3 टूटे हुए कैनाइन है, तो इमाम साहब ने तुरंत लोगों को सावधान करते हुए कहा कि भाई आदमखोर जिंदा है और आप लोगों की जरा सी असावधानी उसे हमला करने का मौका दे सकती है, इसलिए बिल्कुल सतर्क और सावधान रहें, किसी तरह का कोई रिस्क ना लें। एक वहीं गांव के एक वैद्य जी ने एक तेज आर्सेनिक जहर को गाय की लाश में मिला दिया कि बाघ जब उस गाय को खाए तो जहर के प्रभाव से बाघ मर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आदमखोर लाश को खाने के लिए वापस नहीं आया। आपने हर घटना में देखा होगा, किसी भी घटना में आदमखोर लौट के नहीं आ रहा था, मार देने के बाद लौट के नहीं आ रहा था उसको खाने के लिए। इधर हंटर वाइलर अपने कटरे को रोज जो है तिमली के जंगलों में बांध देते थे और फिर दूसरे दिन धूप निकलने के बाद उसे चेक करने के लिए जाते थे। 6 दिनों तक तो कुछ नया नहीं हुआ, लेकिन 7वें दिन जब वो कटरे को देखने के लिए जंगल में गए तो जंगल बहुत बेचैन हो रहा था। लंगूर लगातार अलर्ट कॉल कर रहे थे। उनकी डर से भरी हुई चीखों को सुनकर हंटर वाइलर साहब समझ गए कि आदमखोर तिमली के जंगल के अंदर घुस चुका है, जंगल में आ गया है। तो उन्होंने शाम होने से थोड़ा पहले अपनी एक बकरी को जंगल के एक सिरे में बांध दिया और खुद जो है एक ऊंची ऊपर जाकर के, लेकिन एक जहाँ पे चट्टान थी ढलुआ और फिर पहाड़, तो ढलुआ चट्टान के पीछे छुपकर बैठ गए। जैसे ही गोधूली का समय हुआ, मतलब जो अंधेरा हो जाता है लेकिन रात नहीं हुई होती है, वो गोधूली का समय कहलाता है, आदमखोर बकरी की तरफ आने लगा और उससे कुछ दूरी पर बैठ गया। फिर धीरे धीरे जो है वो अपना बकरी की तरफ सरकने लगा। अब लंगूरों की डरी हुई आवाज़ों से सारा जंगल जो है गूंजने लगा था, कोलाहल मचा हुआ था पूरे जंगल में। गांव वालों को हंटर वाइलर की योजना के बारे में कुछ पता तो था नहीं कि वो बकरी को बेट बनाकर आदमखोर पर घात लगाएंगे या ऐसा कुछ उनका विचार है, इन्हें तो पता नहीं था। तो ये बेचारे लंगूरों की आवाज़ को सुनकर बड़े टेंशन में आ गए, बहुत चिंतित हो गए और वायलर साहब को ढूंढते हुए वायलर साहब के नज़दीक पहुंच गए। अब वायलर साहब ने उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया कि भाई मैंने वो बकरी बांध रखी है, मैं उसको घात लगाए हुए हूँ। सब गांव वालों को बताने लगे। अच्छा, हंटर वाइलर की और गांव वालों की बातों को सुनकर बकरी जो है इन लोगों की तरफ देखने लगी, ऐसे करके जहाँ पे ये बैठे हुए थे। बकरी समझ गई कि ये लोग ऊपर चट्टान के पास में कहीं पे बैठे हुए हैं। हंटर वाइलर ने गांव वालों को बोला कि भाई ऐसा है, आप लोग धीरे धीरे बिना आवाज़ किए गांव वापस लौट जाओ। और फिर जब गांव वाले चले गए तो बाघ गुर्राता हुआ बकरी की तरफ बढ़ने लगा, गुर्रा रहा था और आगे आगे बढ़ रहा था। बकरी बेचारी डर और घबराहट के कारण अपने पांव पटकने लगी और लगातार जो है वो वायरल साहब की तरफ चट्टान की ओर देखने लगी, क्योंकि वायलर साहब उसी चट्टान के पीछे छुप के बैठे हुए थे अपनी राइफल टेलीस्कोपिक गन के साथ। बकरी के लगातार चट्टान की ओर देखने के कारण बाघ समझ गया कि गुरु कुछ गड़बड़ है, चट्टान पे कुछ तो है। तो उसने गुर्राना बंद कर दिया और एकदम शांत हो गया, चुप हो गया एकदम। अब अंधेरा भी कुछ ज़्यादा ही गहरा गया था। वायलर साहब भी दम साधे अपनी टेलीस्कोप राइफल को मजबूती से पकड़े अपने थामे हुए हाथों से, बड़े सतर्क और सावधानी से कोशिश कर रहे थे कि हल्की से हल्की आवाज़ भी कहीं पे हो तो वो उसको सुन सके, उनको सुनाई पड़े इस एरिया में होने वाली हल्की से हल्की आवाज़ भी। करीब आधे घंटे तक तो बिल्कुल शांति रही, पिन ड्रॉप साइलेंट जिसको बोलते हैं ना, एक जंगल की जो वो रहती है वो रही हल्की, लेकिन कोई संदिग्ध आवाज़ नहीं आ रही थी।
फिर अचानक एक हल्की सी आहट सुनाई पड़ी, जो वायलर साहब को उनके पीछे से कहीं से आती हुई सुनाई पड़ी। वो तुरंत पीछे घूमे और राइफल पर लगी हुई टॉर्च को जला लिया, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उन्होंने टॉर्च की रोशनी को हर तरफ डाल के देखा, अपनी गन के साथ और चारों तरफ का एरिया देखा, लेकिन उन्हें आदमखोर कहीं नहीं दिखाई दिया। ये शातिर और चालाक आदमखोर फिर एक बार धोखा देने में सफल हो गया था। उसने फिर एक बार गोली टिका दी, जब क्या कहते हैं यार, बेवकूफ़ बना दिया। कहते तो कुछ और भी हैं मैं नहीं कह सकता वो शब्द। हंटर वाइजर साहब अपनी जगह से उठे और फिर उठकर गधेरे की ओर उतरने लगे नीचे। फिर गधेरा पार करके तिमली गांव के स्कूल जहां उन्होंने अपना कैंप लगाया था वहां पहुंच गए। जब स्कूल पहुंचे तो वो बिल्कुल पसीने से तरबतर हो गए थे, क्योंकि चढ़ाई चढ़ के स्कूल तक पहुंचे थे। उनकी सांस बहुत तेज चल रही थी, दिल धक 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 बुरी तरह से धड़क रहा था। गंभीर सिंह जी स्कूल के बरामदे में चूल्हा जलाकर खाना वगैरह बनाने लगे और वायलर साहब अपनी राइफल पकड़कर उनसे कुछ थोड़ा सा हटके बैठ गए, क्योंकि बरामदे कहीं से ही बाघ आ सकता था, तो वो अपना राइफल लेके बाहर ही बैठ गए। तभी स्कूल के ऊपर की तरफ के एक बंजर खेत से बाघ की दहाड़ सुनाई पड़ी। तो इसका मतलब ये था कि बाघ ने जंगल से लेकर स्कूल तक वायलर साहब का पीछा किया था, मगर वायलर साहब की सावधानी और सतर्कता के कारण वो जो है उन पर आक्रमण नहीं कर पा रहा था। मतलब वो आक्रमण नहीं कर पाया और ये सही सलामत स्कूल तक पहुंच गए थे। हंटर वायलर साहब को टोपोग्राफिक मैप का अध्ययन करने से ये बात तो पता चली चुकी थी कि बाघ को अपनी टेरिटरी का चक्कर लगाने की एक हैबिट है, वो अपनी टेरिटरी का चक्कर लगाता है। और वो अब कम से कम 7 दिन के बाद तिमली के जंगल में दोबारा लौटेगा, यानी कि अब ये पूरा इसको चक्कर लगाने में 7 दिन लगेंगे। अब यहाँ से निकल जाएगा ये और 7 दिन के बाद फिर दोबारा आएगा। तो अब यहाँ रुकना बेकार था। तो अगले ही दिन उन्होंने अपना सारा कैंप, अपना सामान वामान उठाया और इमाम साहब से मुलाकात करने के लिए दुगड्डा की ओर रवाना हो गए। अब चलो यार, यहाँ क्या, अब तो कुछ फ़ायदा ही नहीं यहाँ बैठने का। जो हो आ गई बड़ेत गांव जो है, वहाँ पर एक गेहूं के खेत में इमाम साहब और हंटर वायलर की आपस में मुलाकात हुई। इमाम साहब ने बताया कि लखनऊ में बड़े अधिकारियों ने, जो बड़े ऑफिसर्स हैं, उन्होंने आदमखोर बाघ को मारने की जो अनुमति है उसका फैसला हंटर वायलर साहब के पक्ष में दे दिया है। तो अब वो अपने अभियान को जोर शोर से चला सकते हैं, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। कोई अब दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से अब आप अपना शिकार कर सकते हैं। दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कहानी को ख़त्म करने के लिए अभी एक और एपिसोड बनाना पड़ेगा और वो इसका अंतिम भाग होगा। कोशिश तो यही है, अभी तक अब होगा, अंतिम ही होगा यार। तो दोस्तों, तब तक बने रहिए उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। यार, ये तो आपका अपना ही चैनल है, इसे आगे कैसे बढ़ाना है वो आप लोग जानते ही हैं। तो यार, आप लोग अपना सहयोग देते रहें, चैनल को शेयर ज़रूर करें। आप सभी मित्रों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही जो मित्र, हाँ, आप जो पहली बार आए हैं ना, आज आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप सभी लोग जो पहली बार आए हैं, उन सबसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट्स क्या टिक 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 करते हुए शेयर भी कर दें। मतलब कमेंट्स में तो कुछ टाइप करना पड़ेगा, कर दें, शेयर ज़रूर कर दें। यार, एक अंगूठा ही तो चलाना है, चला दो यार। एक अंगूठा चलाने में क्या देर लगता है। एक अंगूठा चला दीजिए और बन जाइए उत्तरांचल डायरीज़ के परिवार का एक हिस्सा, एक सदस्य, मेरे एक मित्र, मेरे एक भाई। दोस्तों, अब मुझे आज्ञा दीजिए जाने की। बस जल्दी ही मिलता हूँ आपसे कहानी के अगले भाग को लेकर, अंतिम भाग को लेकर, ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ।
ओके दोस्तों, बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।